नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिंगर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनकी आवाज की मिठास कानों में ऐसा रस घोलती है, लोग उनकी आवाज सुनकर दीवाने हो जाते हैं। सुरों को साधने और श्रोताओं में बांधने का हुनर इन्हें बखूबी आता है। एक और मजेदार बात आपको बताऊं कि ये कहीं लंदन या जापान से नहीं बल्कि हमारे ही छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी है। हमारे आंगन की तुलसी आज मुंबई से लेकर दुनिया के तमाम देशों तक में अपनी महक बिखेर रही है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं और स्वागत करते हैं ऐश्वर्या पंडित का हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। ऐश्वर्या, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीआईपी न्यूज में। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो आपने अपनी संगीत सफर की शुरुआत कैसे की और आपने किन से सीखा? मेरी संगीत की सफ़र की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से हो गई थी। मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और मेरी गुरु हैं जी। उन्होंने मेरे दादाजी से सीखा। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी पंडित संपत लाल जी एक बहुत ही नामी तबला वादक थे। पहले नागपुर आकाशवाणी में ए ग्रेड तबला वादक थे, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होके वो रायपुर आए, तो यहाँ भी वो ए ग्रेड तबला वादक रहे। सिर्फ तबला उनका, वैसे तो तबला खासियत थी उनकी जिससे उनके पूरे वर्ल्ड में पहचान थी, पर उसके अलावा कला का कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें वो मतलब विशारद नहीं थे और जिसकी उनको नॉलेज नहीं थी। चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो कथक की हो, चाहे वो सितार बजाने की हो, चाहे वो हारमोनियम बजाने की हो, सभी चीज़ में उन्होंने एकदम विशारद हासिल की हुई थी। तो गाते बहुत अच्छा थे मेरे दादाजी। तो जब मेरी मम्मी को उन्होंने सुना तो एक तो सबसे पहले मज़े की बात ये रही कि मेरी मम्मी की और मेरे पापा की शादी इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि मेरे पापा मेरे मतलब दादाजी को पता चला कि वो गाती हैं, तो उन्होंने उनको पसंद किया। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को गंडाबंद शागिर्द बनाया और मेरे दादाजी के वक्त में मैं काफ़ी छोटी थी तो मैं उनसे इतना नहीं सीख पाई, पर मेरी मम्मी ने दादाजी से सीखा तो मैं मेरी मम्मी से सीखी। तो उस वक्त मैं रही होंगी करीबन 8 साल की जब मैंने सीखना शुरू किया और बड़ी ज़िद्दी किस्म की थी मैं। वैसे मेरा ध्यान बहुत भटकता था, मैं एकदम कंसंट्रेशन नहीं था मुझ में, तो उस वक्त उतना नहीं, बट धीरे धीरे जब मैं संगीत को लेके आगे बढ़ती रही तब उसकी चीज़ों से जब मैं रूबरू हुई तब मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी कमाल की चीज़ और कितनी खूबसूरत चीज़ है संगीत। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे मुझे और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आते रहा और मैं इसमें डूबती रही, घुलती रही। एक कंपटीशन हारा तो उसके बाद लगा कि अब हर कंपटीशन जीतना है। तो इस तरह से शुरुआत हुई मेरी संगीत की। रियलिटी शोज में जाने का आपने कैसे सोचा? रियलिटी शो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत जल्दी लोगों से इंटरैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी आपको एक नेम और एक फेम मिलता है। तो मेरी मम्मा बहुत बचपन से ही चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो में जाऊं, पार्टिसिपेट करूं और उसको जीतूं पर मैं हमेशा से बहुत ही ज़्यादा फैमिली और घर में रहने वाली और बहुत चंचल किस्म की रही हूँ। तो क्योंकि लौती हूँ अपने घर पे और सबसे छोटी हूँ, तो मुझे खेलने कूदने का बड़ा वो रहता था। बट मेरी मम्मा मुझे बिल्कुल लड़के झगड़ के थोड़ा डांट के गुस्सा करके कहती थी कि नहीं, रियाज़ करो, बैठो, गाना सीखो, ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। तो मेरी मम्मा ही चाहती थी कि मैं रियलिटी शो उस वक्त कैसा फील करती थी आप जब मम्मा आपको कहती थी कि करो, रिहर्सल करो? उस वक्त तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था मुझ पे क्या ज्यादती की जा रही है कि क्यों मुझे इस तरह से बैठाया जा रहा है, ज़रूरत क्या है इसकी। बट फिर जब एक रियलिटी शो किया और जब मैं उसमें से हारी तो मैं बहुत खुश थी कि मैं वाह, बॉम्बे में थी मैं उस वक्त और मैं सोची मैंने हार गई, अब मैं रायपुर जाऊंगी, बढ़िया घर पे जाऊंगी, अपने भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगी कूदूंगी। बट जब मैं बड़ी खुश हुई आउट होने के बाद, मेरे चेहरे पे हंसी देखी, तब मेरी मम्मा ने मुझे सबके सामने तमाचा खींच के मारा कि तुमको शर्म आनी चाहिए हार से। उस तमाचे के बाद से ऐसा हुआ कि मुझ में लगन आई और मैंने बोला अब मैं कोई रियलिटी शो नहीं हारूंगी। फिर उस वक्त के बाद से 2016 में मैंने फिर IGT किया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसमें मैंने पहले ही राउंड में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि मुझे गोल्डन बजर मिला, जिसका वक्त मतलब भी मुझे नहीं पता था। जब उन्होंने ऐसा सायरन बजाया तो मुझे लगा मैं आउट हो गई पर वो गोल्डन बजर था, जिसका मतलब ये होता है कि आप पहले ऑडिशन राउंड से डायरेक्टली सेमीफाइनलिस्ट बन जाते हैं। तो वो सिंगिंग हम सुनना चाहेंगे जो पहली बार आपने वहाँ पर परफॉर्म किया था। बिल्कुल, वो गाना था वडाली ब्रदर्स, जो कि बहुत ही
कमाल के आर्टिस्ट हैं, उनका तू माने या ना माने दिलदारा। तो सुनाती हूँ। रब बंदे दी जात को जीवी कपड़े दे विचरू, कपड़े दे विच रूह लुकिया, इदा विच बंदे दे तू आप बोले आप बोले वे आप बुलाए, वे आप करे हूँ, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मणिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मणिया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असा ते तैनू रब मणिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तैनू रब मणिया। बहुत खूब। तभी सभी इतने दीवाने आपकी मधुर आवाज के। थैंक यू सो मच जी। रायपुर जैसे शहर से मुंबई माया नगरी जाना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे ख्याल से मुंबई एक ऐसा शहर है जो बहुत कम लोगों को अपनाती है। जब तक आप उसको दिल खोल कर अपना मतलब सब कुछ नहीं देते और ऐसा नहीं सोचते कि अब यही मेरा शहर है, यही मेरी नगरी है, तब तक मुंबई भी आपको नहीं अपनाती। ऐसा करने लेने के बाद भी बॉम्बे नहीं अपनाती, ये फैक्ट है। जैसे समुद्र से कचरा फेंक दिया जाता है, वैसे बहुत बार ठुकराती है बॉम्बे, कर्मभूमि। बिल्कुल। तो जब तक आप उसके लिए 100% नहीं देते, जब तक आप उसको ये नहीं दिखाते कि मैं यहाँ के लिए बनी हूँ, तब तक बॉम्बे नहीं अपनाता। जब मैं शुरू में जब गई तो मुझे ऐसा होता था मैं भागूं यहाँ से, तब बॉम्बे भी मुझे भगा देता था कहता था भाग जाओ। तो जब मैंने ये 2016 में IGT किया, उसके बाद मैंने खुद से फैसला लिया कि मैं अब रायपुर में नहीं रहूँगी। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी कुछ 17-18 साल की, और तब मैंने मेरी मम्मा को कहा कि मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊँगी, मैं यहाँ हूँ, मेरी मासी का घर था वहाँ। मम्मी ने कहा ठीक है रुक जाओ, बट वो 4-5 दिन हो गए, 15 दिन, फिर 15 दिन से हो गए 30 दिन, महीने 1.5 महीने बीत गए। तब मम्मी ने फिर सोचा अब ये तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसे तो मैं नहीं रुकने दे सकती। पर मेरा मन एकदम हो गया था कि मैं अब वहीं रहूँगी। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और पता लगाया कि म्यूज़िक के लिए कहाँ अप्लाई किया जाता है या फिर कहाँ से इंडस्ट्री में जाने के लिए रास्ते मिलेंगे। तो ऐसा हुआ कि IGT करने के बाद ऐसा होता है कि फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है बॉम्बे में, ऐसे नहीं रुका जा सकता, बहुत बड़े खर्चे हैं वहाँ के। तो धीरे धीरे सब चीज़ें एकदम निराशाजनक होती जा रही थी मेरे लिए। ऐसा लग रहा था मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ से घर में इतना दिन नहीं रुक सकते, और छोटी बहुत थी, घर नहीं ले सकती थी, लेती भी तो अकेली नहीं रुक सकती थी, और ना ही इतनी हिम्मत थी कि मैं PG में रहूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं रही। तो जब मेरी मम्मी ने फैसला किया कि मैं इसको ले आऊँगी वापस, उस दिन हमारी टिकट वगैरह सब हो गई। फिर जब मैं ट्रेन में बैठी थी, हम दादर स्टेशन पहुंचने वाले थे, उससे पहले मुझे हरिहरन जी के ऑफिस से कॉल आया। हरिहरन जी को आप बिल्कुल जानते होंगे। तो उनके ऑफिस से उनकी सेक्रेटरी का कॉल आया, लता जी नाम है उनका जी। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं हरिहरन जी के यहाँ से बोल रही हूँ और आपको हरी सर मिलना चाहते हैं। तो मैं ट्रेन में थी और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं जिनको इतना बड़ा अपना आइडल मानती हूँ, जिनकी दुनिया फ़ैन है, दीवानी है उनके संगीत की, उनके म्यूज़िक की, मुझे क्यों बुला रहे हैं वो। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने पहले उनसे कंफर्म कराया कि आप सच बोल रहे हैं, आप कंफर्म कॉल एकदम ये है। तो वो हंसने लगे, कहते हाँ बिल्कुल आपको IGT में सुना था और अब वो चाहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा
मम्मी को मैंने बोला मेरा सामान जल्दी उतारो, मैं नहीं जा रही रायपुर। मम्मी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को अब जाना है मिलने उनसे, परसों उन्होंने वक्त दिया है, मैं जा रही हूँ मिलने। फिर वहाँ से ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी हिम्मत मिली मुझे बॉम्बे में रहने की कि हरिहरन जी जैसे ने मेरा एक हाथ थामा और कहा कि मैं तुमको शोज में लेके जाऊंगा। कहते हैं कि बॉम्बे जैसे सिटी में गॉडफादर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तभी आप जो आपका जो संघर्ष है वो सक्सेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप उनके टीम में अभी लगातार परफॉर्म कर रही हैं? बिल्कुल, मैं हरी सर के साथ में मैंने बहुत से शोज़ वगैरह किए हैं और वर्ल्ड टूर भी किए हैं मैंने, यूएस कॉन्सर्ट किए बहुत से उनके साथ में, और इंडिया में भी बहुत से शोज़ किए, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, और बहुत कुछ सीखती भी हूँ मैं उनसे। जी, आपने अपने इतने कम समय में संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे मुकाम हासिल कर लिए, इसे आप कैसे देखती हैं? बस मेरा यही मानना है कि मैं कभी ये नहीं सोचती खुद के लिए कि मैं बहुत कुछ बड़ा कर लिया है मैंने क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि जहाँ भी आप पहुँचे वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, फिर आगे कुछ ना कुछ होता है, फिर आपके आगे कोई और होता है। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचती कि मैंने कुछ कर लिया है ज़िंदगी में, मुझे और कुछ करना है लाइफ में। और पहली बार जब आपने सिंगर कुमार शानू के सामने गाया तो कैसा फील कर रही थी आप? वो वक्त था 2017 का, जब मैंने आईजीटी के बाद तुरंत किया था। तो वो उस वक्त मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि प्लेबैक सिंगिंग होती कैसी है एक्चुअल में। एम्पायर स्टूडियो है बॉम्बे में, काफ़ी फेमस स्टूडियो है और बहुत बड़ा, मतलब जहाँ पे लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब, सोनू निगम जैसे दिग्गज सिंगर्स ने वहाँ पे गाया है और बहुत नामी स्टूडियो है। तो मेरा पहली रिकॉर्डिंग मेरी ज़िंदगी की मैंने एम्पायर स्टूडियो में ही करी, और वो भी पिक्चर का गाना। तो वो कुटुंब मूवी थी, मूवी का नाम था, और मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसमें होने क्या वाला है, मेरे साथ कौन गा रहा है, मेरा गाना फाइनल होगा भी या नहीं। बट मैं इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड थी। हम उस वक्त हम लोग दहीसर में रहते थे, जो कि बहुत दूर है अंधेरी से। तो हम दौड़ते भागते, कैसे कैसे हमारी ट्रेन भी उस दिन रुक गई थी, तो बहुत जल्दी जल्दी में दौड़ते भागते हम जैसे तैसे स्टूडियो पहुँचे, और फिर मुझे पता पड़ा कि मुझे ये गाना है। और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मेरे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो बहुत खुश थे मुझे देख के, और मेरी सिंगिंग से बड़े खुश थे। बोले कि इतनी सी बच्ची इतना अच्छा गा रही है, और मेरी उम्र के हिसाब से जो सिंगर एक्ट्रेस थी वो काफ़ी बड़ी थी, और उनके ऊपर मेरी आवाज़ सूट कर रही थी। तो वो बहुत खुश थे कि इतनी सी बच्ची की आवाज़ सूट कर रही है। तो मुझे पता चला कि मेरे साथ में गाने वाले हैं कुमार शानू सर। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मेरे तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मुझे ये भी नहीं पता था गाना फाइनल होगा कि नहीं, पर जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, लोग थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसने बहुत अच्छा गाया है और इसको ही ये मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आज के वक्त में आपको एक ऑनेस्टी से एक बात बताऊं तो आप बड़ी सी बड़ी फिल्म का गाना गा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जब तक गाना पर्दे पर आ नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। रातों रात सिंगर बदल जाते हैं, रातों रात आर्टिस्ट बदल जाते हैं। बिल्कुल, वो सिंगिंग हम सुनना चाहेंगे जो आपने वहाँ परफॉर्म किया। कुटुंब का वो टाइटल ट्रैक था कुटुंब का, जो एक फैमिली मूवी है। सो वो ऐसा था, मैं 2 ही लाइन आपको सुनाती। ये कुटुंब स्वर्ग मेरा है, ये कुटुंब स्वर्ग मेरा है, ऐसा ही था वो। अभी आप बहुत सारे सीरियल्स में भी गा रही हैं जी, तो हम जानना चाहेंगे कि किसके साथ आपने एक शो आता था लव, राम सिया के लव कुश, कलर्स चैनल पे, और फिर एक सुफियाना इश्क करके आता है, उसमें मैंने जावेद अली सर के साथ डुएट गाए हैं। तो वो भी बहुत अच्छे सीरियल्स हैं और बहुत अच्छे गाने हैं उसके भी। तो 2-3 सीरियल्स में मेरे गाने अभी चल रहे हैं। जी, बढ़िया। आप छत्तीसगढ़ी भी गा चुकी हैं, तो आपको कौन से छत्तीसगढ़ी में गीत अच्छे लगते हैं? छत्तीसगढ़ी मुझे सबसे ज़्यादा फोक म्यूज़िक पसंद है, छत्तीसगढ़ का जो फोक है। इसके अलावा जो एल्बम्स बनते हैं, जो और भी पिक्चरों में जो गाने आते हैं, जो थोड़े से मुझे बॉलीवुड से कॉपी वॉपी टाइप के लगते हैं, और या तो फिर भोजपुरी से, तो वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। मुझे अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो फोक म्यूज़िक यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंद है। हम सुनना चाहेंगे 2 लाइन आप छत्तीसगढ़ी में अगर गाए तो। ठीक है। बोली तेरी हरी नाना,
बोली तेरी हरी नाना सखी रे सखी सुआ जुर मिल गाना, बोली तेरी हरी नाना सखी रे सखी सुआ जुर मिल गाना, माया मगाई जोगिहाना रे सुहाना, सब ही माया की ताना बानो रे सुहाना, बोली तेरी हरी नाना सखी रे सखी सुआ जुर मिल गाना, बोली तेरी हरी नाना सखी रे सखी जुआ दुर मिल गाना। बेहतरीन। आपने हिंदी, छत्तीसगढ़ी के अलावा भोजपुरी में भी गाया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? भोजपुरी इंडस्ट्री का एक अलग ही रंग है, एक अलग ही मस्ती भरा माहौल रहता है वहाँ का, बट मैंने जो गाया है वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्लासिक है। भोजपुरी में मुझे जब ऑफर आया था मुझे लगा था पता नहीं मुझे कौन से लिरिक्स मिलेंगे, कौन सी अजीब तरीके की लाइनें मिलेंगी, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मतलब म्यूज़िक को लेके मैं बहुत ज़्यादा चीप वर्डिंग्स इग्नोर करती हूँ। तो जब मुझे ऑफर आया तो मैं बड़ी हिचक रही थी कि पता नहीं भोजपुरी में कुछ अलग चीज़ें ना आए। सो वैसा नहीं था, थैंकफुली। रवि किशन और निरुआ जी हैं, उनकी मूवी आई थी काशी अमरनाथ करके, उस मूवी का गाना था वो, प्रीत सतरंगी नाम था। इंद्रधनुष के जैसे जिंदगी में रंग चढ़ावे रे, पंख लगा के मन पंछी के ये आकाश उड़ावे रे, प्रीत सतरंगी रे रीत सतरंगी, प्रीत सतरंगी रे रीत सतरंगी, कभू बने दुश्मन कभू बन जाला संगे, प्रीत सतरंगी रे रीत सतरंगी, प्रीत सतरंगी रे रीत सतरंगी। बहुत खूब। ऐसा था जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। फिल्मी गानों से जो शास्त्रीय संगीत है वो एकाएक गायब हो रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? शास्त्रीय संगीत एक फाउंडेशन होती है, जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए बेस कितना ज़रूरी होता है, वैसे ही फाउंडेशन के जैसा होता है एक शास्त्रीय संगीत। जब तक एक कलाकार, एक सिंगर ये सोचता है कि मुझे म्यूज़िक में करियर बनाना है, और अगर उसको शास्त्रीय संगीत का नॉलेज नहीं है तो वो उसके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। पर ऑनेस्टी से कहूँ तो आज के वक्त में जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी में संगीतकार निकल पड़े हैं और मौके भी मिल जाते हैं, तो लगता नहीं है कि शास्त्रीय संगीत की वो कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखी है या छोड़ रखी है। बट अगर असल म्यूज़िक देखा जाए या असल श्रोतागण जो होते हैं, जो म्यूज़िक समझते हैं, वो तो इनकार देते हैं। हाँ, ये तो सच है बिल्कुल। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी जर्नी म्यूज़िक को लेकर, ऐसी जर्नी करनी है जिसके लिए ज़िंदगी भर, दुनिया भर आपका नाम याद रखे, जैसे कैसे कलाकार हमारे बीच रहे, और अभी कुछ वक्त पहले ही उनका देहांत हुआ, जिसको हम सभी आइडल मानते हैं म्यूज़िक के वर्ल्ड में, लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मन्ना दा और सोनू निगम कह लो, या फिर अरिजीत सिंह कह लो, या श्रेया घोषाल, या फिर सुनिधि चौहान कह लो। ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी कभी दोबारा नहीं आ सकते, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं। और हर जो फीमेल सिंगर है वो लता जी को गाना बहुत पसंद है। बिल्कुल, जैसे अब लता जी के पीछे चलने वाली सिंगर्स आज खुद का कितना बड़ा नाम बना चुके हैं, जैसे श्रेया घोषाल को ले लो या फिर सुनिधि चौहान को ले लो, ये सबकी गुरु, ये सब जिनसे इंस्पायर हो, जिन्होंने चाहा कि हम सिंगर बने इनकी तरह, और इनका खुद का करियर आज इतना बड़ा है। या फिर कविता कृष्णमूर्ति ले लो, या फिर अलका याग्निक जी ले लो, या साधना सरगम ले लो, कितने सुरीले आर्टिस्ट हैं ये। उनका नाम भी बहुत खूबसूरत है, मधुश्री हैं, है ना। और ये सब सिंगर्स ने लता जी को सुनकर ही बनी है, और ये इसीलिए बन पाई, और इनका नाम आज तक कोई रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। बेस है इनका। बिल्कुल बेस है ये। तो शास्त्रीय संगीत आज अगर बॉलीवुड से हट जा रहा है, ये धीरे धीरे जाते जा रहा है या कम होते जा रहा है, तो आर्टिस्ट भी उसी तरीके के ही आ रहे हैं कि जिनका कुछ वक्त का ही नाम है, जो कुछ वक्त नाम कमाएंगे, कुछ वक्त रहेंगे याद, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ धुंधले होते जाएंगे। तो शास्त्रीय संगीत इतना ज़रूरी है, अगर आप इसको लेकर जर्नी करते हैं, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक नाम और एक छाप आप बॉलीवुड में छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आपने भी गुनगुनाया होगा लता जी के गाने को जब आप इस फील्ड में आ रही थी, तो वो गाना हम सुनना चाहेंगे। वैसे तो लता जी के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, पर एक गाना बहुत ख़ास है मेरे दिल के, वो है चिट्ठी, तो मैं आपको सुनाती हूँ। जी बिल्कुल।
चिट्ठी दर्द फिराक वारी, ले जा संदेशा सुनिया रदा, ओ ले जा संदेशा सुनिया रदा, तेनू वास्ताए दिल दी पुकारदा, चिट्ठी दर्द फिराक वारी, ले जा संदेशा सुनिया रदा, ओ ले जा संदेशा सुनिया रदा। बहुत बढ़िया। हीना मूवी का गाना था, जी, बहुत जी। ही खूबसूरत है। आपकी आवाज में और भी अच्छा लगा। अभी तक आपने जिन फिल्मों में गाने गाए हैं, सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको अपनी फिल्म का? मुझे द पावर एक मूवी थी जी। विद्युत जामवाल और श्रुति हसन की, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी, उसमें मैंने गाया था ओ साइयां। वो गाना मुझे बहुत पसंद है मेरा, और उसका मेल वर्जन अरिजीत सिंह ने गाया था, फीमेल मैंने गाया था, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। गुनगुनाइए ना, सुनना चाहेंगे। ओ साइया साइया, सुन ले तू मेरी अर्जियां, ओ साइया साइया, सुन ले तू मेरी अर्जियां। बेहतरीन। आपका वो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ मुझे बहुत पसंद है, तो हम चाहेंगे कि आप उसे भी ऐसे तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझे को जुदा कर दिया, मैं रहती हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। इतनी मधुर आवाज सुन के थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा प्यार है दर्शकों को, और बार बार सुनना चाहेंगे आपको। थैंक यू। जी, आने वाले किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रही हैं? आने वाले बहुत से इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, पाइपलाइन के अंदर हैं, और जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो मेरे फैंस हैं वो कंटिन्यू मुझे पूछते रहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या आने वाला है। जैसे ही कुछ 2 दिन नहीं होते रिलीजिंग के, उसके 2 दिन बाद ही पूछने लगता है कि अब क्या आने वाला है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग समटाइम, बट हाँ, अभी एक बहुत सी बेहतरीन सी चीज़ें हैं जो अंदर हैं पाइपलाइन की, और आएंगी तब आपको बहुत पसंद आएंगी, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके। बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ है, बहुत अच्छी फिल्मों के गाने हैं, सो आप लोग बने रहिए साथ। जी बिल्कुल। हमारे दर्शक छत्तीसगढ़ी एल्बम में आगे आपको सुनेंगे, ऐसा कुछ आप प्लानिंग कर रही हैं? देखिए, मैं हूँ तो छत्तीसगढ़ की ही, और मैं मतलब मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़, मैं दुनिया की पता नहीं बहुत सी जगहों पर जा चुकी हूँ, बट जो यहाँ का फोक, यहाँ की जो एक मिठास संगीत में, और यहाँ की जो मतलब एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, एक आप फील करें अगर म्यूज़िक को, संगीत को, तो वो जो है वो तो कहीं नहीं जा सकती मेरे अंदर से। तो जेन्युइनली मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी एल्बम्स में और छत्तीसगढ़ का जो फोक है उसमें खासकर कुछ लेकर आऊँ अपने दर्शकों के लिए, जिसके लिए मैं कुछ चीज़ें मेरी प्लानिंग्स में हैं, और बहुत जल्दी वो मैं आप सभी के साथ रिवील करूँगी, शेयर करूँगी। बिल्कुल, इंतज़ार रहेगा दर्शकों को और हमें भी कि हम सुने आपकी आवाज़ छत्तीसगढ़। जी, लास्ट चलते चलते कि रियलिटी शो, अब बहुत सारे रियलिटी शो में जा चुके हैं, तो जो अभी के जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि बेसिक होता क्या है, तो उन्हें आप क्या
कहना चाहेंगे? रियलिटी शो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से आजकल उतना, मतलब आजकल के मैं बच्चों को देखती हूँ जी। कि अगर वो आउट हो जाते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं। कई ऐसे भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो करियर ही छोड़ देने का सोचते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली एक बार सपोर्ट करती है कि चलो हम तुम्हें लेके जाते हैं, पर वो आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हम छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं होता। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें अगर आप जाते हैं तो जब तक आप बहुत अपना 100% नहीं देते, जब तक आप 2-4 बार रिफ्यूज़ नहीं होते वहाँ से, तब तक आपको एक मौका नहीं मिलता। और मेरा आज के बच्चों से यही कहना है कि मैं खुद भी बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। लिटरली मैं सुबह 4 बजे की लाइन में लगी हुई, रात के 12 बजे मेरा अगर नंबर आता था तब भी मैं रिजेक्ट हो जाती थी। बट मुझ में जुनून ऐसा था रिजेक्शन के बाद जी, कि बिल्कुल। मैं और ज़्यादा सुलग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं और जाके दिखाऊंगी। जिद करो, जीत लो। हाँ, जिद करना जरूरी है। जुनून होना जरूरी है। जुनून होना जरूरी जी। है, बिल्कुल। फाइनली एक लास्ट कि आप इतनी खूबसूरत हैं, तो जैसे आपको चांस मिलेगा मूवी में जाने का, हाँ। मूवी करने का, तो क्या सोचेंगे आप? प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लेकिन फिल्म में जाने की सोचते ही हैं। बिल्कुल। आपको ऑनेस्टी से बताऊं या फिर एक अंदर की एक बहुत ही सीक्रेट बात बताऊं, तो मैं बचपन से यही चाहती थी कि मैं हीरोइन बन जाऊं। पर जर्नी जो है वो मुझे संगीत की तरफ लेकर गई। जी। और ये तो आने वाले मौके की बात है, ये तो आने वाले भविष्य की बात है, कुछ भी हो सकता है। जी। और रही बात मेरी इंटरेस्ट की, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है एक्टिंग में और इस लाइन में। तो अगर आने वाले वक्त पे मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसमें भी कुछ करूँ। जी। और वैसे संगीत तो कहीं नहीं जाने वाला। संगीत मेरी सबसे पहली जी। प्रायोरिटी में से एक है जिसको मैंने आज तक फॉलो किया है। पर रही बात एक्टिंग की, जो एक मेरा पर्सनल पैशन है, वो भी मैं ज़रूर कहीं ना कहीं पूरा करूँगी। उम्मीद है कि आप फिल्म में भी नजर आए और हम आपको एक एक्ट्रेस के रूप में देखें। आपके बिल्कुल। मधुर आवाज से तो रूबरू है ही, आपको पर्दे पे भी देखें। आप लोग बस प्रार्थना कीजिए, जी। आशीर्वाद दीजिए। तो ऐश्वर्या, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़े और Thank you so सफलता much. के परचम आप लहराते रहें। थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू सो मच, आपका वीआईपी न्यूज़ की खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। तो दर्शकों, आज हमने खास मुलाकात कार्यक्रम में रूबरू हुए ऐश्वर्या पंडित से फिर एक नए शख्सियत के साथ होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।